हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है कि आप लोग अच्छे होंगे क्योंकि आप लोग की परीक्षा आने वाली हैं, तो आप लोगों को अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। कल मैंने आप लोगों को 2 नंबर वाले 13 या 14 प्रश्न ऐसे कुछ हमारे हो चुके थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से, और आज मैं आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी जो मुझे अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 2 नंबर वाला, वो है आर्थिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार की होती है। देखिए, ये पूछा जाए कि आर्थिक प्रणाली से क्या आशय है और यह कितने प्रकार की होती है, या यह पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही रहेंगे, है ना। आप लोग इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आर्थिक प्रणाली से आशय उस क्षेत्र से होता है जिसमें रहकर एक व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन करता है। ठीक है, समझिएगा इस बात को कि आर्थिक प्रणाली से आशय उस क्षेत्र से होता है जिसमें रहकर एक व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन करता है। अर्थात लोग जिस क्षेत्र में रहकर कोई काम करते हैं, कोई रोजगार करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपनी दिनचर्या को चलाते हैं, उस क्षेत्र को आर्थिक प्रणाली कहते हैं या उस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो नीमच भी एक अर्थव्यवस्था हो सकती है, मध्य प्रदेश की अपनी एक अर्थव्यवस्था हो सकती है, भारत की अपनी एक अर्थव्यवस्था है, और संपूर्ण विश्व को अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर एक विश्व की अपनी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है समाजवादी आर्थिक प्रणाली, एक होती है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, और तीसरी होती है मिश्रित आर्थिक प्रणाली। इन तीनों से संबंधित अलग अलग प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो हमें इन तीनों का अर्थ भी पता होना चाहिए, इनकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। हालांकि ये हमारे आगे के बड़े क्वेश्चंस में आएंगे, पर फिर भी चूंकि यहाँ आ गया है तो मैं यहीं आप लोगों को इन्हें समझा देती हूँ कि सबसे पहली है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली से आशय एक ऐसी आर्थिक प्रणाली से होता है जिसमें उत्पत्ति के समस्त साधनों पर निजी लोगों का या पूंजीपतियों का अधिकार होता है, और वे अर्थात पूंजीपति या निजी लोग उन साधनों का उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। ठीक है, ये एक बिल्कुल सिंपल सी और सटीक सी परिभाषा है 2-3 लाइनों की, कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली से आशय एक ऐसी अर्थव्यवस्था या ऐसी आर्थिक प्रणाली से है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी लोगों का या पूंजीपतियों का अधिकार होता है और वे इन साधनों का उपयोग अधिकतम लाभ के लिए करते हैं। अर्थात पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? लाभ कमाना। ठीक है, सेकंड जो है वो है अच्छा, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अगर इस नाम से प्रश्न पूछा जाए तो भी उसका उत्तर आप यही लिखेंगे। सेकंड है समाजवादी आर्थिक प्रणाली, इसे केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो समाजवादी आर्थिक प्रणाली इसके ठीक अपोजिट होती है। इसमें उत्पत्ति के समस्त साधनों पर सरकार का या समाज का अधिकार होता है, और सरकार और समाज इन समस्त साधनों का उपयोग जनता के कल्याण के लिए करती है। ठीक है, 2 लाइनों में ये समाजवादी आर्थिक प्रणाली या केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का अर्थ हो गया। थर्ड है मिश्रित आर्थिक प्रणाली। मिश्रित आर्थिक प्रणाली एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी लोगों का और सरकार का दोनों का आधिपत्य होता है। अर्थात अर्थव्यवस्था का संचालन दोनों मिलकर करते हैं, है ना। जैसे भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली है, तो हम देखते हैं कि अपने यहाँ भारत में प्राइवेट सेक्टर भी पाए जाते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा देश ही केवल और केवल गवर्नमेंट सेक्टर ही है वहाँ पर और सरकार ही सारे सेक्टर चला रही है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे सेक्टर प्राइवेट ही हैं और सारे जो निजी लोग हैं या पूंजीपति वही पूरा देश चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे निजी मतलब पूंजीपति और भारत सरकार इन दोनों का अधिकार होता है। हम लोग देखते हैं ना कि जैसे स्कूल भी आप लोग देखते हो तो गवर्नमेंट स्कूल भी है ना। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल भी है, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी हमारे यहाँ पे पाया जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ है, यहाँ पे हमारे 4 से 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं
कि आर्थिक प्रणाली किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। तो तीनों प्रकार की आर्थिक प्रणाली यहाँ पे हमने देख ली। तो लगभग 4 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है, और ये प्रश्न मेरे ख्याल से अभी पूछा गया है, जस्ट हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया है, पिछले सालों में भी इसको पूछा गया है। और ये प्रश्न अक्सर ही देखने को मिलता है कि मितव्ययता के विरोधाभास से आप क्या समझते हैं। प्रश्न सुनिएगा, मितव्ययता के विरोधाभास से आप क्या समझते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा इस प्रश्न के उत्तर को। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें कि मितव्ययता का अर्थ क्या होता है। मितव्ययता का अर्थ होता है कि अनावश्यक खर्चे ना करना, ठीक है, अनावश्यक खर्चे ना करना। अब यहाँ पे मितव्ययता का विरोधाभास जो है वो बचत से संबंधित है, ठीक है। बचत जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से जब हम मितव्ययी होते हैं तभी हम बचत कर पाते हैं, ठीक है। हम अपने उपभोग में से थोड़ा पैसा बचाते हैं तब हम बचत कर पाते हैं। यहाँ विरोधाभास क्या है वो समझिए। विरोधाभास ये है कि बचत करना, अगर किसी एक व्यक्ति से पूछा जाए कि बचत करना कैसा है, तो वो बोलेगा कि बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति के लिए बचत करना बहुत अच्छा है। जैसे अगर मैं केवल मेरी बात करूं तो मैं मानूंगी कि हाँ यार, मैं बचत करना बहुत अच्छा है, अगर मैं बचत करूंगी पैसों की तो मेरे फ्यूचर में काम आएगा, है ना, मैं अपना घर बना पाऊंगी, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाऊंगी, उनकी शादियां कर पाऊंगी, ये सब है। लेकिन अगर देश के सारे ही लोग बचत करने लगे, अगर सारे ही लोग मितव्ययी हो जाएं और वो उपभोग पर पैसा ना खर्च करके बचत करने लगे, तो फिर बताओ देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। सबसे पहली चीज क्या होगी, उपभोग के लिए मांग कम हो जाएगी। मांग कम होगी तो उत्पादन कम हो जाएगा, और जब उत्पादन ही नहीं रहेगा तो फैक्ट्रियां और इनमें वर्कर्स कौन आएंगे, रोजगार किसको दिया जाएगा। फिर सारे लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, और जब वो बेरोजगार हो जाएंगे तो गरीबी भी होगी, ठीक है। और फिर लोगों के पास वस्तुएं खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा तो पुनः डिमांड नहीं होगी, और इस तरह से एक जो पूरा चक्र है अर्थव्यवस्था में मंदी का वो शुरू हो जाएगा। और ये जो पूरा चक्र है मंदी का, इससे पूरी अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था है जो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो इसे कहते हैं मितव्ययता का विरोधाभास, ठीक है। अगला प्रश्न जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है, उपभोक्ता वस्तुओं से क्या आशय है। उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं, है ना। इसी के अपोजिट में एक क्वेश्चन और बनता है कि पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिन्हें डायरेक्ट उपभोग किया जाता है या उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से जिनका उपभोग करता है, वे समस्त वस्तुएं उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। जिनका हम जिनसे हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं या जिनसे हम लाभ उठा रहे हैं, वो सब उपभोक्ता वस्तुएं हैं। और ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोक्ता डायरेक्ट उपभोग नहीं करता है बल्कि वो मशीनरी वगैरह में इस्तेमाल की जाती है ना, वो पुर्जे हो सकते हैं, मशीनें हो सकती हैं, है ना, ये सब जो चीजें हैं वो क्या कहलाती है, पूंजीगत वस्तुएं। और अगर उपभोक्ता वस्तुओं की बात करें तो हमारे भोजन में, खाने पीने में जो भी वस्तुएं इस्तेमाल होती है वो सब उपभोक्ता वस्तुएं हैं, है ना। जो वस्त्र वगैरह हम लोग पहनते हैं वो सब उपभोक्ता वस्तुएं हैं। ये पेन उपभोक्ता वस्तु है, ठीक है। ये बुक मेरे हाथ में है, ये उपभोग की वस्तु है ना। और पूंजीगत वस्तु मतलब मशीनरी हो गई, कल पुर्जे हो गए, है ना, ऐसी वस्तु जिनको उपभोक्ता डायरेक्ट उपभोग नहीं कर रहा है। तो यहाँ अगेन आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसी एक ही प्रश्न में मैंने दोनों को बता दिया है। इन दोनों को अलग अलग भी पूछा जाता है और एक साथ भी पूछ लिया जाता है बहुत सी बार। अगर बड़े क्वेश्चन में ये आ रहा है तो इनको एक साथ पूछा जाएगा, और अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आ रहा है तो एक को पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्थानापन्न वस्तुओं से क्या आशय है। ये प्रश्न आप लोगों ने बहुत ही बार बार देखा होगा। और इसी के अपोजिट में एक क्वेश्चन है कि पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं। अब यहाँ भी देखो सिचुएशन ये बनती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं और पूंजीगत वस्तु किसे कहते हैं, सॉरी, स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं और पूरक वस्तु किसे कहते हैं। इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, स्थानापन्न नाम से सोचिए, कुछ ऐसा मीनिंग निकालिए अपने आप से कि आपको समझ आ जाए कि स्थानापन्न का मतलब है जब हम एक वस्तु का इस्तेमाल मतलब जब हम दूसरी वस्तु का इस्तेमाल किसी एक वस्तु के स्थान पर कर पाते हैं तो उसको कहते हैं हम स्थानापन्न वस्तु, ठीक है। जब किसी एक वस्तु के स्थान पर हम अन्य वस्तु का उपभोग कर पाते हैं
तो उसे कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। जैसे कि चाय है, चाय हमारे यहाँ पे सभी पीते हैं, अगर चाय बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है ना, तो क्या करते हैं हम, उसकी जगह पर हम कॉफी पीने लगते हैं, ठीक है। या कॉफी महंगी हो गई तो उसकी जगह पर हम चाय पीने लग रहे हैं। या फिर कोको कोला, पेप्सी, ये भी क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनका एक के स्थान पर हम दूसरी का इस्तेमाल कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं। और पूरक वस्तुएं कौन सी होंगी, ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना, जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, या जो दोनों एक साथ ही इस्तेमाल की जाती है, उसे कहते हैं हम पूरक वस्तुएं। जैसे कि ये पेन है मेरे पास, अब ये पेन तब तक किसी काम का नहीं है तब तक इसमें इंक ना हो, ठीक है। अगर इसमें इंक है तो ही मेरे यूज में आएगा। अच्छा, खाली इंक को भी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, इंक अगर है तो उसके लिए पेन का होना आवश्यक है, और पेन है तो उसमें इंक का होना आवश्यक है। तो ये क्या हो गई, ये पूरक वस्तु हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से हम पेट्रोल और कार का उदाहरण दे सकते हैं कि पेट्रोल और कार वो दोनों क्या है, एक दूसरे की पूरक है ना। अगर पेट्रोल है तो उसे हम गाड़ी में डालकर इस्तेमाल करेंगे, है ना। और अगर गाड़ी है लेकिन पेट्रोल नहीं है तो हम गाड़ी भी नहीं चला पाएंगे। फिर आ गया समझ में, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। पूरक का मतलब है ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, वो पूरक वस्तुएं। और स्थानापन्न वस्तुएं जिनका एक के स्थान पर दूसरी का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर, गुड। तो यहाँ ये एक क्वेश्चन और हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आय और रोजगार के निर्धारण वाले चैप्टर से है, हाँ मेरे ख्याल से आय और रोजगार के निर्धारण वाले चैप्टर से है, कि आप कब कह सकते हैं कि बाजार में अधिमांग है ना। आप कब कह सकते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है, अर्थात अधिमांग मतलब नाम से ही स्पष्ट है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नाम से ही स्पष्ट है। अधिमांग का मतलब होगा कि जब बाजार में किसी वस्तु की मांग पूर्ति से अधिक है, नाम से ही उसके देखो अधिमांग है ना। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, उसके नाम में ही अधिमांग। अधिमांग का मतलब है जब वस्तु की मांग बाजार में पूर्ति से अधिक हो तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, अधिमांग, ठीक है। और इसी प्रकार से एक प्रश्न और बनता है कि आप कब कह सकते हैं कि बाजार में अधिपूर्ति है। तो अधिपूर्ति का मतलब क्या है कि जब बाजार में पूर्ति मांग से अधिक है, ठीक है। ये मांग और पूर्ति किसी भी चीज की हो सकती है, ये वस्तुओं की हो सकती है, श्रम की भी हो सकती है, ठीक है। जब श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण होता है तो वो भी उनकी मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होता है, तो ये उससे रिलेटेड भी हो सकता है। वस्तुओं की मांग और पूर्ति के आधार पर वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण होता है, तो ये वस्तुओं की मांग और पूर्ति की बात भी यहाँ पे की जा सकती है, ठीक है। तो अधिमांग और अधिपूर्ति है ना, इन दोनों को एक बार फिर से समझ लीजिए। अधिमांग का आशय है जब बाजार में वस्तु की मांग पूर्ति से अधिक है तब हम कहेंगे उसे अधिमांग की स्थिति, और अधिपूर्ति जब वस्तु की पूर्ति मांग से अधिक होगी तब हम कहेंगे उसे अधिपूर्ति। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है वो है उच्चतम निर्धारित कीमत क्या है, अधिकतम कीमत क्या है। ये प्रश्न आया है पिछले सालों में भी और अभी भी पूछा है इसको, मुझे जहां तक याद आ रहा है। उच्चतम निर्धारित कीमत क्या है, तो देखिए अभी मैंने बताया था आप लोगों को, या फिर शायद मुझे याद नहीं, हाँ जब वस्तु जैसे हमारा जो भारत के अंदर मिश्रित आर्थिक प्रणाली है, ठीक है, हमारे यहाँ पे मूल्य तंत्र भी काम करता है और सरकार उस पर नियंत्रण भी रखती है ना। मतलब हमारे यहाँ वस्तुओं की कीमतें निश्चित रूप से उसकी मांग और पूर्ति से निर्धारित होती हैं, लेकिन जब वस्तुओं की कीमतें आवश्यकता से अधिक ऊंची चली जाए
या आवश्यकता से अधिक नीचे चली जाए, तब सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है और वस्तुओं की उच्चतम या निम्नतम कीमत को निर्धारित करती है। ये दोनों ही क्वेश्चन बनेंगे, उच्चतम और निम्नतम कीमत क्या है, तो दोनों को ही मैं एक साथ यहाँ पे समझा रही हूँ कि जब सरकार किसी वस्तु का उच्चतम मूल्य निर्धारित कर देती है कि इस मूल्य से ज्यादा या इस कीमत से ज्यादा कीमत पर यह वस्तु बाजार में नहीं बिकेगी, तो उसे कहते हैं हम उच्चतम मूल्य। ठीक है। और जब सरकार ने निर्धारित कर दिया कि इस वस्तु की कीमत इससे ज्यादा नीची नहीं जाएगी, तो उसे कहते हैं हम निम्नतम कीमत। ठीक है। तो उच्चतम और निम्नतम ये दोनों ही कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अभी ये प्रश्न पूछा गया था, 1 नंबर में आया था कि उच्चतम कीमतें किसके द्वारा निर्धारित की जाती, तो उसका उत्तर क्या होगा, सरकार द्वारा, है ना। अब ये उच्चतम और निम्नतम कीमत निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये आप देखिए कि अगर बाजार की शक्तियों को, बाजार की शक्तियां इन द सेंस मांग और पूर्ति, अगर इनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, बिल्कुल स्वतंत्र, तो जिस वस्तु की मांग जितनी ज्यादा होती जाएगी उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। ठीक है। मांग ज्यादा किसी वस्तु की मतलब उसकी कीमत ज्यादा, और इसके विपरीत अगर मांग बहुत कम है और पूर्ति बहुत ज्यादा है तो उस वस्तु की कीमत बिल्कुल नीचे आ जाती है। जैसे आप लोगों को याद होगा कि एक समय ऐसा आया था जब लहसुन की जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा डाउन चली गई थी, और डाउन जाने के कारण स्थिति ये थी कि लोगों ने लहसुन को सड़कों पर बस ऐसे ही फेंक दिया था। 50 पैसे किलो, 1 रुपए किलो लहसुन था, है ना। ये बात कर रही हूँ मैं, आई थिंक 16-17 की ऐसे कुछ बात रही होगी। तो अब ये बताइए आप कि किसान ने इतनी मेहनत करके अपना मतलब लहसुन बोया है, और उसके बाद उसमें नींदना और उसमें निकालना, लहसुन को साफ करना, और कितनी उसने कॉस्ट उसमें लगाई है, लेकिन उसको वो कॉस्ट भी नहीं मिली। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। आप सोचिए कि इसके पीछे कारण ये है कि हमारे यहाँ पे जो भी कृषि उत्पाद होते हैं वो एक सीजन में आते हैं, पर्टिकुलर सीजन में आते हैं, और जब वो सीजन में आते हैं तो उनकी पूर्ति एकदम से बढ़ जाती है ना। अब अगर पूर्ति बढ़ गई, जैसे सभी के खेतों में लहसुन लगभग एक साथ ही निकलता है एक पर्टिकुलर सीजन में, तो मार्केट में लहसुन की पूर्ति बहुत ज्यादा हो गई। अब पूर्ति बढ़ने से क्या हो गया भाई, मांग तो नहीं बढ़ी है, पूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो पूर्ति बढ़ने से क्या हो गया कि उसकी कीमत बिल्कुल कम हो गई। तो जब कीमत बहुत ज्यादा कम हो गई तो सरकार देखती है कि भाई 50 पैसे किलो लहसुन बिक रहा है, तो अब यहाँ पे तो जो किसान ने पैसा लगाया वो भी उसको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर सरकार कीमत निर्धारित करती है, और कीमत निर्धारित करके फिर सरकार क्या घोषणा होती है सरकार के माध्यम से, ये मैं लहसुन के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं पर्टिकुलर कुछ चीजें हैं जिनकी उच्चतम और निम्नतम कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है। तो सरकार ये तय कर देती है कि भाई अगर इस कीमत से ज्यादा नीची कीमत पर आपकी वस्तु मार्केट में बिक रही है, तो फिर आप जनता को ना बेचते हुए उस वस्तु को क्या करती है कि सरकार उसको खरीद लेती उस न्यूनतम कीमत पर। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर लहसुन 1 रुपए किलो बिक रहा है बाजार में, तो सरकार ने उसकी 10 रुपए किलो कीमत निर्धारित कर दी, मान लीजिए। तो फिर अब किसान क्या करेंगे कि जो लहसुन उनका 1 रुपए किलो बिक रहा था, 50 पैसे किलो बिक रहा था, वो 10 रुपए किलो किसको बेचेंगे, सरकार को बेचेंगे। तो आ गया है समझ में, उच्चतम और निम्नतम निर्धारित कीमत। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, साम्य मूल्य से क्या आशय है। ये प्रश्न भी लगातार हमें देखने को मिलता है कि साम्य मूल्य से क्या आशय है। तो साम्य मूल्य से आशय या संतुलित कीमत क्या है, तो ऐसी कीमत जो वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों जहां पर बराबर होती है, जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर वस्तु की जो कीमत निर्धारित होती है उसे हम साम्य मूल्य या संतुलित कीमत कहते हैं। फिर से सुनिएगा कि वह बिंदु जहां पर या वह मूल्य जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर है, उस बिंदु पर वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है उसी को साम्य मूल्य या संतुलित मूल्य कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि निम्न स्तरीय वस्तु क्या है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है,
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इन्हें गिफिन की वस्तुएं भी कहा जाता है ना। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि गिफिन की वस्तुएं क्या है, तो उनका भी आंसर आपका यही बनेगा, निम्न स्तरीय वस्तुएं या गिफिन की वस्तुएं। क्योंकि देखिए, जब हम मांग को पढ़ते हैं तो हम मांग को प्रभावित करने वाले तत्व देखते हैं बहुत सारे, और उसका जो नियम हम देखते हैं वो नियम ये है मांग के नियम का कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, और कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। अर्थात वस्तु की मांग और उसकी कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। एक बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, और दूसरी बढ़ती है तो पहली कम हो जाती है। आ गया समझ में? अब ये जो निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं, इनके ऊपर मांग का ये नियम लागू नहीं होता, ठीक है। इसीलिए इसे विरोधाभास कहा जाता है, गिफिन का विरोधाभास कहा जाता है। तो निम्न स्तरीय वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत कम हो जाने पर उनकी मांग बढ़ती नहीं है बल्कि और कम हो जाती है। ऐसी वस्तुओं को निम्न स्तरीय वस्तुएं कहा जाता है। और चूंकि इस प्रभाव की खोज प्रोफेसर गिफिन ने की थी, इसीलिए इसे गिफिन की वस्तुओं के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, आज के हमारे लगभग 15 से 16 प्रश्न हो गए हैं इस वीडियो में। मैं फिर से वही कहूंगी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं उसे अपलोड नहीं कर पाऊंगी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए 15 से 16 क्वेश्चन, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको याद कीजिए, इनको समझिए, और ये जो प्रश्न है हमारे, इन सबको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये सारे प्रश्न अभी जब प्री बोर्ड एग्जाम आएगी, बोर्ड की एग्जाम आएगी, तो आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।